कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 2020 में कि जनवरी में मेरी मुलाकात होती है इनसे, प्रशांत किशोर साहब से। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, बारासात यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, जो बंगाल की अहम यूनिवर्सिटियां हैं, इन यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम तलबा की तादाद आज भी 3% है। सचल कमेटी ने आज से 16 साल कबल जो आदाद-ओ-शुमार बतलाए थे, उस आदाद-ओ-शुमार में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये मगरबी बंगाल के एक वज़ीर आला होते थे, ज्योति बसु। उन्होंने एक मौके पे एक जलसे में कहा था कि मैं तो मुसलमानों के लिए काम करना चाहता था, लेकिन हमारी जो पार्टी की जो मुस्लिम लीडरान हैं, उन्होंने कभी भी नहीं बतलाया कि मुसलमानों के क्या मसाइल हैं। मतलब ज्योति बसु ने अपनी तमाम नाकामी का पूरा ठिकरा जो है मुस्लिम लीडरशिप पे फोड़ दिया। सचल बहुत संजीदगी के साथ यहाँ बंगाल आए थे और वो मुस्लिम लीडरों से यहाँ मुलाकात की, लेकिन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तृणमूल कांग्रेस के लीडरों की और ये ऐलान हो जाता है कि सचल कमेटी की 98% सिफारिशात को बंगाल में नाफिज कर दिया गया है। सचल इतने मायूस होते हैं कि वो वापस चले जाते हैं, दोबारा सरकार से बात करना नहीं चाहते हैं। मुस्लिम अक्सरती जिला मालदा मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस पहले से ही कमजोर है। जहां तक साउथ बंगाल की बात है, एंटी ममता वोट मुत्तहिद होकर बीजेपी की तरफ जाने के बजाय एंटी ममता वोट 2 हिस्से में तकसीम होगा। ये फायदा ममता बनर्जी को होने वाला है, बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है। जब मदरसे में, आलिया यूनिवर्सिटी में, इन जैसे इदारों में मुसलमानों को पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में कैसे हक में जाएगा? आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का ये खास प्रोग्राम किताबों के सहारे। किताबों के सहारे में हम बात करेंगे नई पुरानी किताबों की, उन किताबों की जिससे हमें कुछ दिलचस्प नया या मालूमाती चीज का पता चले। और इसमें हम मिलवाएंगे आपको किताबों के ऑथर्स यानी लेखक और साथ ही कुछ ऐसे एक्सपर्ट से जो कि इन मुद्दों पर बात कर सके। हमारी कोशिश होगी कि किताबों के सहारे प्रोग्राम में हम ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करें जिन पर या तो बहुत कम बात होती है या बिल्कुल बात ही नहीं होती है। तो आइए आज के इस पहले एपिसोड में, किताबों के सहारे के पहले एपिसोड में हम बात करते हैं कलकत्ता में रहने वाले सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर नूरुल्लाह जावेद साहब से। नूरुल्लाह जावेद साहब की एक नई किताब आई है जिसका नाम है बंगाल के मुसलमान। ये किताब संडे को रिलीज होने वाली है और कलकत्ते में इस पर एक पैनल डिस्कशन भी है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त देश के 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल भी है। उससे पहले ये किताब आई है और कई सारी किताबें बंगाल की सियासत, बंगाल की राजनीति और वहाँ की जो सूरत हाल है उसके बारे में आई है। हम आगे के एपिसोड्स में उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है बंगाल के मुसलमान। नूरुल्लाह जावेद साहब, आपका खैर मकदम है। हम वेलकम करते हैं आपको इस प्रोग्राम किताबों के सहारे में। शुक्रिया आपका। हाँ, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो किताब है आपकी बंगाल के मुसलमान, ये आपने क्यों लिखी? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या बंगाल में मुसलमान इतनी तादाद में हैं कि उस पर कोई किताब लिखी जाए और इलेक्शन से पहले ऐसी कोई किताब आए? तो पहले हमें थोड़ा ये बताइए कि बंगाल में मुसलमानों की क्या तादाद है, वो कहाँ रहते हैं, कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, और ये जो मौजूदा विधानसभा चुनाव है, जो अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस पर उनका क्या असर हो सकता है? देखिए, जहां तक असर की बात है किताब का, तो इस किताब का ताल्लुक मौजूदा इलेक्शन से नहीं है। और हाँ, ये बात जरूर है कि इस इलेक्शन के जमाने में किताब आ रही है, लेकिन इस किताब के जरिए सिर्फ एक लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि आमतौर पर अकलियतों के मसाइल को इलेक्शन में इशू बनाया जा रहा है। और बिलखुसूस बीजेपी गुज़श्ता 4-5 सालों में ये साबित करने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपीजमेंट की प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों की खुशामद की सियासत की है। तो मैंने ये कोशिश की है कि मुसलमानों के सामने बतलाया जा सके कि आपके नाम पर जो वोटिंग मांगी जा रही है, वोट मांगा जा रहा है,
और आपको एक तरह से विलन बनाया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में अगर ममता ने मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ आपके लिए काम किया, ये एक नारा है, बीजेपी ने नैरेटिव तय कर दिया है बंगाल के इलेक्शन में। तो मेरी एक कोशिश ये है कि आप बतलाना लोगों को कि अव्वल बात ये है कि ये नैरेटिव ही गलत है। अभी भी मुसलमान सचर कमेटी की रिपोर्ट में जो बतलाया गया था कि बंगाल के मुसलमान दलितों से भी बदतर है, तो मैंने ये कोशिश की है आदाद व शुमार के जरिए बताने की कि जर्रा बराबर फर्क नहीं आई है। मिसाल के तौर पर सचर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि बंगाल की यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम प्रोफेसरों की तादाद सिर्फ 2% है। इस वक्त ये मौजूदा सरकार दावा करती है कि हमारे जमाने में इजाफा होकर 5% हो गया है, यानी 3%। जब इस दावे को हम हकीकत पर तोलते हैं, परखते हैं, तो मालूम ये होता है कि सचर कमेटी ने जो दावा किया तो दावा अभी भी बरकरार है। लेकिन 3% का इजाफा कहाँ हुआ? इसलिए हुआ कि इस बीच में 2007 में लेफ्ट गवर्नमेंट के जमाने में एक यूनिवर्सिटी बनी, आलिया यूनिवर्सिटी, जो और एक और मालदा में एक यूनिवर्सिटी बनी, गोरबंगो यूनिवर्सिटी। इन दो यूनिवर्सिटियों में चूंकि मुस्लिम इलाके में यूनिवर्सिटी थी, एक आलिया यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, वहां पे 70 या 80% मुस्लिम असाजा है। तो उन सबको जब मिलाया गया तब ये इताद 5% हो गया। लेकिन आज भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और बंगाल की दीगर जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जो मियारी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे मुस्लिम असाजा की तादाद की सूरत हाल वही है जो सचर कमेटी के जमाने में थी। ये सिर्फ मैंने एक आंकड़ा बदलाया है। यही सूरत हाल तलबा का भी है। ये जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, बारासात यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, जो बंगाल की अहम यूनिवर्सिटियां हैं, इन यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम तलबा की तादाद आज भी 3% है। सचर कमेटी ने आज से 16 साल कबल जो आदाद शुमार बतलाए थे, उस आदाद शुमार में कोई तब्दीली नहीं आई है। तो इसका मतलब ये, जब तालीमी मैदान में मुस्लिम बच्चे तरक्की नहीं किए हैं, उसकी वजह क्या है? मैंने रिपोर्ट के हवाले से इस वजूहात को तलाश, मेरी किताब में इस बात की जवाब दी गई है। ये इस किताब का ताल्लुक मौजूदा इलेक्शन से नहीं है। हाँ, ये बताने की कोशिश की गई है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां 15 साल पहले खड़े थे। जी, आपने अपनी किताब में जो 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, प्राची एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से जो रिपोर्ट आई थी, जो अमर्त्य सेन की किताब है, नोबेल इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन की ऑर्गेनाइजेशन है प्राची, उसका जिक्र किया है, 2016 में आई थी। ये 10 साल के वक्फे, मतलब आप देखें कि 2006 में सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, 2016 में ये रिपोर्ट आई, और आप कह रहे हैं कि उसमें कोई खातिर खा तब्दीली दोनों में नहीं है। जबकि हम देखें तो 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2006 में जो है वो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, और 2016 में अगर हम देखें तो उस वक्त जो है ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसकी तो इसके बावजूद कि सरकार में तब्दीली आई, और जहां तक मैं समझता हूं वो ये कि ममता बनर्जी को हुकूमत में लाने में मुसलमानों का, और जो मुस्लिम आबादी है बंगाल की, उसका बड़ा रोल रहा है। तो इसके बावजूद क्यों ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी तरक्की के लिए काम नहीं किया? देखिए, उसकी दो बड़ी वजूहत है। ये मगरबी बंगाल के एक वजीर आला होते थे, ज्योति बसु। उन्होंने एक मौके पे एक जलसे में कहा था कि मैं तो मुसलमानों के लिए काम करना चाहता था, लेकिन हमारी जो पार्टी की जो मुस्लिम लीडरान है, उन्होंने कभी भी नहीं बतलाया कि मुसलमानों के क्या मसाइल हैं। मतलब ज्योति बसु ने अपनी तमाम नाकामी का पूरा ठिकरा जो है मुस्लिम लीडरशिप पे फोड़ दिया। यही सूरत हाल मगरबी बंगाल इस हुकूमत के साथ भी यही हुआ है। गुज़श्ता 10 सालों में आप देखेंगे कि वज़ीर आला ममता बनर्जी के सामने एक भी मुस्लिम वफ्द जो है मुलाकात नहीं किया अपने मसाइल को लेकर। 10 साल के कोई सीएम का दौर हो, उस सीएम से कोई भी मुसलमानों को वफ्द नहीं मुलाकात किया हो। ये साबित करता है कि मुसलमानों ने अपने मसाइल के तई खुद बेपरवाह हो गए थे, और ये हर दफा दीदी दीदी के इतने नारे लगने लगे, और मुसलमानों ने आंख बंद करके भरोसा कर दिया। जब आंख बंद कर जब भरोसा कीजिएगा तो सियासतदानों का अपना एक नजरिया होता है, अपने काम करने का तरीका होता है। तो उन्होंने उस तरीके से आंख बंद कर लिया। और ताज्जुब की बात यह है कि जब 2011 में जब सरकार बनी ममता बनर्जी की,
और उसके 10 दिन के बाद मैंने किताब में जिक्र भी किया है कि राजेंद्र सचर को बुलाया गया बंगाल में कि आप आके बतलाइए कि हमें किस किस खतूत पे काम करना है बंगाल के मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए। सचर बहुत संजीदगी के साथ यहाँ बंगाल आए थे और वो मुस्लिम लीडरों से यहाँ मुलाकात की, लेकिन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तृणमूल कांग्रेस के लीडरों की और ये ऐलान हो जाता है कि सचर कमेटी की 98% सिफारिशात को बंगाल में नाफिज कर दिया गया है। सचर इतने मायूस होते हैं कि वो वापस चले जाते हैं, दोबारा सरकार से बात करना नहीं चाहते हैं। तब एक सरकार सिर्फ 2011 में सरकार में आती है और सिर्फ एक हफ्ते के बाद ऐलान कर देती है कि हमने काम कर दिया। लेकिन पूरे 10 साल में कोई भी मुस्लिम लीडरशिप, चाहे जमीयत उलमा हो, चाहे जमात इस्लामी हो या दीगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सवाल करने की कोशिश भी नहीं की कि भाई आपने काम किया तो काम क्यों नजर नहीं आ रहा है जमीन। और ताज्जुब की बात ये होगी, आपने जिक्र किया है प्रार्थी की और हमने भी किताब में जिक्र किया है, जब वो रिपोर्ट 2016 में आई और सबसे ज्यादा हमने उस पर रिपोर्टिंग किया, लिखा भी मैंने, इस किताब में एक बाब भी है मुसलमानों के साथ फरेब के नाम से। जब हम मुस्लिम लीडरों से पूछ रहे थे कि भाई ये रिपोर्ट आई है आपने देखा है, तो 99% तृणमूल कांग्रेस के लीडर और या कलकत्ता के जो मुस्लिम लीडर, कथाकथित जो मुस्लिम लीडरशिप है, उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमने रिपोर्ट नहीं देखी है। जब आप रिपोर्ट देखेंगे ही नहीं तो उनको क्या मालूम होगा कि मुसलमानों के मसाइल क्या है। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि कलकत्ता वो जो रिपोर्ट आई, एक साहब है हमारे कलकत्ता के हैं, खलील अहमद साहब है, उन्होंने इस रिपोर्ट इस कमेटी के लिए फाइनेंस किया था। 17-18 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया है, अपने जेब से दिया उन्होंने, खलील अहमद साहब ने प्रार्थी वाले को। उन्होंने बतलाया कि हम कॉपी ले लेकर लोगों के पास घूमे कि भाई मतलब पढ़ लो रिपोर्ट को, कोई पढ़ने की जहमत द्वारा नहीं किया। जब इतनी लापरवाह खुद कौम होगी तो सरकार कहां से आपका सर इंसाफ करेगी। जी, आपने मुस्लिम लीडरशिप के बारे में भी लिखा है और उसकी जो नाअहली है उसका भी जिक्र किया, जी उसके बारे में, और जो मुस्लिम जी अशराफिया जी है, बंगाली अशराफिया के अलावा मुस्लिम एलीट जो है उसका भी जिक्र जी किया। जी आजकल मुस्लिम लीडरशिप के हवाले से मुझे याद पड़ता है कि जो पिछले इलेक्शंस होते थे उसमें एक खास मुस्लिम लीडर का जिनका के ताल्लुक जमीयत उलमा से है, उनका जिक्र जी जी होता था, जो बाद में जी जहाँ टीएमसी में भी चले गए। इसी जी जी तरह जी से एक इमाम साहब हुआ करते थे जो टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम थे, उनका भी बड़ा जिक्र। उनकी भी कहानी मैंने लिखी है। जी 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 जी। तो जी लेकिन जी इस बार हम देख रहे हैं उन दोनों का जिक्र नहीं हो रहा है, ना तो सिद्दीक साहब का हो रहा है, ना ये जो इमाम साहब है उनका हो रहा है। एक नया जो है, नया तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक शख्स जिनका नाम कि अब्बास सिद्दीकी है और भाईजान के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका उनका बड़ा जिक्र हो रहा है। और पहले तो ये लगा था कि वो जो एमआईएम है, अवसदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके साथ मिल करके कुछ करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने आईएसएफ नाम से अपनी एक तंजीम बनाई और ये जो लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस है उसका हिस्सा है। जी तो इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं और अब्बास सिद्दीकी कितना, मतलब किस हद तक जो है वो मुसलमानों की का कॉन्फिडेंस हासिल कर पाएंगे? देखिए, आपने कई सवाल पूछे हैं। नंबर एक सवाल ये है कि अब्बास सिद्दीकी साहब का ताल्लुक जो है फुरपुरा शरीफ से है और बंगाल में, बिलखुसूस जनूबी बंगाल में, जो हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, कलकत्ता तो नहीं, ये नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और नदिया, ये 5 जो जिला है, कुछ मदीनीपुर, ये जो 5 जिला है, इनके दादा हुजूर थे मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब, जो मुजाहिद आज़ादी भी हैं और मुस्लिम समाज में इस्लाहात की बड़े पैमाने में मुहिम चलाए हैं। उनका खास असर है और ये असर जो है मुस्लिम अशराफिया पे नहीं है, उनका असर गांव में, खेत में काम करने वाले लोगों पर है। और एक तरह से इसको बोल, मतलब एक इशारे पे लोग इनके यहाँ टूट मरने के लिए तैयार होते हैं। उनके दादा की जो है, बिलखुसूस यहाँ पे जो जमींदारी थी बंगाल में और जो किसान लोग, जमींदारी थी और किसानों पर जुल्म होते थे, उस जमींदारी के खिलाफ एक मुहिम में अबू बकर सिद्दीक साहब का एक अहम रोल रहा है। अबू बकर सिद्दीक का अहम रोल, ये वहां से इनकी मुहिम आ रही है। तो फुरपुरा शरीफ का एक अपना पस मंजर है कि गांव के खेत में काम करने वाले मजदूर तबका पर इनका एक खास असर है। अब जहां तक, लेकिन फुरपुरा शरीफ इस वक्त, इनके जो दादा थे, दादा के जो दादा है, दादा के जो बेटा है, जो इनके दादा हुए, अब्बास सिद्दीकी के दादा हुए, ये टोटल 12 या 13 भाई हैं और हर आदमी पीर है और हर एक का अपना हल्का है। तो ऐसा नहीं कि फुरपुरा शरीफ सब पे इनका असर है।
ऐसा नहीं है, लेकिन एक बड़ा हल्का इन्होंने पर्टिकुलर अपनी तरफ खींच लिया अब्बास सिद्दीकी ने। लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब का जो वजूद हुआ है दरअसल 2017 या 18 के आखिर में या 18 के शुरू में साउथ साउथ ईस्ट परगना में एक जगह है भाकर में मुसलमान किसानों की जमीन ममता हुकूमत ने जबरदस्ती छीन कर पावर किया। वहां पे जमीनों के लिए एहतजाज हुआ तो फायरिंग हुई और दो मुसलमान गए वहां पे। और ये जो दो आदमी जब मारे गए थे दोनों का ताल्लुक अब्बास सिद्दीकी के मुरीद से था। अब्बास उतना वो मजबूत होते चले गए, जितना में हमला किया उतना मजबूत होते चले गए। जहां तक अब्बास सिद्दीकी साहब कहां तक कामयाब होंगे इसका सवाल है। अव्वल बात यह है कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे कुछ ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, एक पूरी टीम है। यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी कलकत्ता शहर में इंटाली हल्के से जो इनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर इकबाल आलम, वो जामिया हमदर्द में के प्रोफेसर हैं, मेडिकल प्रोफेसर हैं और अमेरिका से वापस होकर आए हैं। तो कई ऐसे हल्के तालीम वो इनको समझाने की कोशिश कामयाब हो गए हैं कि आपको मुस्लिम बात नहीं करनी है, आपको दलित, आदिवासी और बंगाल के जो कमजोर तबका थे जो अब तक बंगाल की सियासत में बिल्कुल हाशिया पर थे उनकी बात करनी है। ये जो अब्बास सिद्दीकी ने समाजी जो गठन करने की कोशिश की है उसी का नतीजा ये है कि लेफ्ट फ्रंट या कांग्रेस जैसी सियासी जमात को नहीं बढ़ने दिया है, लेकिन उन्होंने उनसे आगे हाथ बढ़कर इत्तेहाद किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टियां लेफ्ट शायद के 25 से 30 सीट जीत जाए। अब सवाल ये उठता है, और जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो अब्बास सिद्दीकी की एंट्री की वजह से ऐसा होगा कि मुसलमान वोट जो है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से बीजेपी जैसी जो पार्टी है उसको भी फायदा हो सकता है। तो एक तो इसमें कितनी सच्चाई है, दूसरी बात यह है कि खुद आपका क्या असेसमेंट है कि अब्बास सिद्दीकी के आने की वजह से कितनी तादाद जो है वो ममता बनर्जी से एक तरह से अलग होगी, उसका क्या मतलब कितने कितने फीसद है? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिल रही है, जैसा कि आमतौर पर दूसरी रियासतों में नहीं होता है, वो ये कि यहाँ बंगाल में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आमतौर पर मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, उन्होंने भी जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरियाज हैं बंगाल के, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वहां मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया है। देखिए, अव्वल बात ये कि बीजेपी ने सिर्फ 8 टिकट दिया है तो उसको टिकट देना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बंगाल में 65 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद 50% से अबव है। मतलब 65 सीट ऐसी है जो है 50 से लेकर 70% में। बीजेपी ने उन 8 जगहों पर टिकट दिया है जहां पर मुस्लिम वोटर्स 70 से 80% के बीच में है। तो ये अगर बीजेपी ने टिकट भी दिया है तो ये बीजेपी की अपनी एक मजबूरी है, उसको ये अब नहीं बोल सकते कि बीजेपी ने मदद दी है। नंबर 2, आपने जो सवाल पूछा है अब्बास साहब कितना असर अंदाज कर सकते हैं या ममता नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ये सवाल ही गलत है। सवाल इसलिए गलत है कि बंगाल में 2 जिला है, मालदा, मुर्शिदाबाद, वहां तृणमूल कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस ज्यादा मजबूत है। वहां वहां पे मुकल्ला कांग्रेस बनाम बीजेपी होने जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी ने 2017-18 के बाद जो शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में चले गए हैं, उन्होंने वहां पे मुसलमानों ये क्या नाम है इस तरह जुल्म किया है, कितना जुल्म किया है मुर्शिदाबाद और मालदा में, और लोगों को जबरन कांग्रेस को डंडा से कांग्रेस में लाया है। अब चूंकि शुभेंदु अधिकारी खुद बीजेपी में चले गए हैं, तो अब ये कितना उनको कांग्रेस, कितना ये लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ रह पाएंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे वापस, ये कहना मुश्किल है। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस वहां पे आज भी मालदा मुर्शिदाबाद में मजबूत है। मुस्लिम अक्सरती जिला मालदा मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस पहले से ही कमजोर है। जहां तक साउथ बंगाल की बात है, ये नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, इन जिला की बात है। इन जिला में जहां पे अब्बास सिद्दीकी का, तो ये जो वोटर्स है मुस्लिम, 2019 में इन्होंने वोट नहीं दिया है,
तो ये कहना कि बीजेपी को ये क्या नाम है तृणमूल को नुकसान होगा ये मुश्किल है, बल्कि इनके सामने आने से बीजेपी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वोट दे दिया मजबूरी में बीजेपी को, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। अब चूंकि ये मजबूर इत्तेहाद सामने आया है, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है, बीजेपी के भी खिलाफ है, तो उनके सामने तीसरा मुतबादिल है लेफ्ट का। तो इस तरह से एंटी ममता वोट मुत्तहिद होकर बीजेपी की तरफ जाने के बजाय एंटी ममता वोट दो हिस्से में तकसीम होगा। ये फायदा ममता बनर्जी को होने वाला है, बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन 8 सीटों पर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। हाँ, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। वहां पर पहले से मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं जी नहीं, और बीजेपी को मुसलमान वोट देते नहीं है, बीजेपी भी समझ रही है। जी अच्छा, एक चीज जिसका आपने किताब में जिक्र किया और जिसके बारे में बात अक्सर होती भी है, वो ये कि ये कहा गया कि जो मुस्लिम ओबीसीज हैं बंगाल में, उसको ममता बनर्जी ने अपनी हुकूमत के दौरान जो है वो रिजर्वेशन दिया। और आप अपनी किताब में ये कहते हैं और दूसरे लोगों ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि ये जो दावा किया जाता है कि मुस्लिम ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया गया और उससे उनको फायदा हुआ, उसकी हकीकत कुछ और है। तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को तो अच्छा रहेगा। जी जी, ये देखिए, रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आने के साथ में आई, शायद के 2007 में आने के बाद, रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बाया महाज हुकूमत ने मुलाजमत में मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया। चूंकि हिंदुस्तान के आईन में मजहब नहीं बल्कि नहीं दिया जा सकता। हाँ, मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन देने का ऐलान किया, क्योंकि वो मुस्लिम का लफ्ज ओबीसी का लफ्ज यूज किया उन्होंने कि ताकि इस पे कानूनी रुकावट खड़ी नहीं हो। तो बाया महाज जल्दी से जल्दी नाफिज करेंगे। लेकिन 11 का इलेक्शन आ गया, 11 में ये सरकार चली गई बाया महाज की। ममता बनर्जी ने आने के बाद कहा कि हम इसको नाफिज करेंगे और हम इसको एजुकेशन में भी देंगे, आला तालीमी इदारों में भी हम रिजर्वेशन को नाफिज करेंगे। के लिए ममता बनर्जी ने किया कि ओबीसी को दो हिस्से में तकसीम किया गया, ओबीसी ए और ओबीसी बी। बंगाल में ओबीसी ए में गवर्नमेंट ने भी ओबीसी ए में 90% मुस्लिम बिरादरी को शामिल कर दिया था, और ओबीसी में ज्यादातर जो बिरादरी जो शामिल थी वो ज्यादातर गैर मुस्लिम बिरादरी थी। अब रिजर्वेशन नाफिज होना था, ये कहा गया था कि ओबीसी हिस्सा है तो मुस्लिम ओबीसी आने से उनका हक नहीं मारा जाएगा। मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है तो सीट की तादाद बढ़ा के 110 कर दी जाएगी, और ये 10 सीट जो है मुसलमानों, ये मुस्लिम ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होगा। तो अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डिपार्टमेंट में अगर 60 सीट है तो वो सीट की तादाद 65 होनी थी। लेकिन हुआ क्या, अब मैंने कहानी भी जिक्र किया है, क्या नाम है इसकी, बंगला अखबार में एक साहब की कहानी छपी थी, उसका नाम है मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे रिजर्वेशन लागू कीजिए। तो वो इस कहानी के तहत बताया जाता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जितने बंगाल की जितनी अहम यूनिवर्सिटियां हैं उनमें रिजर्वेशन लागू ही नहीं हो पाया। इसी तरह से मुस्लिम ओबीसी मुलाजमत में भी यही हाल हुआ। कई ऐसे डिपार्टमेंट की जो नौकरी निकली जहां ओबीसी बी के लिए निकला, लेकिन ओबीसी एक कोटा छोड़ दिया गया। चुनांचा अभी आपने खबर इसमें है, किताब में जिक्र है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जब हुकूमत 10 में ऐलान किया था कि 10 सरकारी इंग्लिश मीडियम मदरसे बनाए जाएंगे। 10 ममता बनर्जी 2011 में सरकार में आने वाली थी तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम 10 नहीं, हम 100 इंग्लिश मीडियम मदरसे बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम मदरसा बनाएंगे। लेकिन 10 साल में कुछ हुआ नहीं, 100 क्या 10 भी नहीं बने। अब 2018 या 19 के बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई। जो कार्रवाई शुरू होना था 11 में, वो 11 में शुरू नहीं हुआ, कार्रवाई शुरू हुई 19 में। अब जब बहाली हो रही है, 20 में जो रिजल्ट आया बहाली की, ज्योग्राफिया में 10 सीट के लिए बहाली हुई, एक मुस्लिम नहीं। बांग्ला सब्जेक्ट में बहाली हुई, सिर्फ एक मुस्लिम हुई। अगर रिजर्वेशन होता तो रिजर्वेशन में कम से कम 3 तो होना चाहिए था मुस्लिम। ये मदरसों की इंग्लिश मीडियम, हाँ ये इंग्लिश मीडियम मदरसे में। अब आलिया यूनिवर्सिटी में
आलिया यूनिवर्सिटी में टीचर की बहाली में शर्त लिखा हुआ कि उनका उनका पस मंजर इस्लामिक पस मंजर हो। असेंबली में जो बिल पास हुआ है उस बिल में लिखा हुआ है कि वहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों का ताल्लुक इस्लामिक पस मंजर से होगा। लेकिन उसके बावजूद आलिया यूनिवर्सिटी के पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 30 से 35% टीचर गैर मुस्लिम आ गए हैं। इंग्लिश मीडियम मदरसे में बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम आ गए हैं और सरकारी मदरसों में यही सूरत हाल है। जब मदरसे में आलिया यूनिवर्सिटी में इन जैसे इदारों में मुसलमानों को पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी और डिपार्टमेंट में कैसे हक मिल जाएगा? अच्छा, आपने हाल में एक बल्कि कल ही एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें मतलब जुमरात के रोज आपने एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें आपने लिखा है कि जो तृणमूल का मैनिफेस्टो है उसमें भी अब जी, जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, तरक्की के इश्यूज हैं, वो गायब होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो इसकी वजाहत करें कि जी, क्या चीजें पहले थी, नहीं थी। जैसे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी ने मुसलमानों को जितने मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए थे वो उससे इस बार कम है। तो ये मैनिफेस्टो वाली कम है बात जी। थोड़ी सी थोड़ा इसको वाजे करें, क्लियर करें। देखिए अभी अब मैनिफेस्टो से पहले 2 महीना पहले ममता हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। रिपोर्ट कार्ड तकरीबन 4 या 5 पेज का रिपोर्ट कार्ड था। पूरे रिपोर्ट कार्ड में इन्होंने अपनी हुकूमत का जो कारकर्दगी है अक़लियतों के तई उसका जिक्र नहीं था। लेकिन आप तो कह रहे थे कि कोई यानी काम अपनी ही नहीं रिपोर्ट किया है, काम ही नहीं किया है तो रिपोर्ट में होगा कहाँ से? ये भी तो वजह हो सकती है। लेकिन नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हमने तो खैर ही खैर का काम किया है ना। तो अगर जो वज़ीर आला ममता बनर्जी जिनके पास अक़लियती उम्र का डिपार्टमेंट है, जो मदरसा तालीम एजुकेशन मंत्रालय को खुद देखती हैं, खुद अपने मंत्रालय का काम अपने रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखा है। ये तो मेरा दावा है कि काम नहीं हुआ, लेकिन कलकत्ता के जो मुस्लिम लीडरान हैं उनसे जब बात करेंगे तो वो बोलेंगे बहुत काम किया दीदी ने। अगर बहुत काम किया तो रिपोर्ट कार्ड में ज़िक्र होना चाहिए था। देखिए दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 2020 में कि जनवरी में मेरी मुलाकात होती है इनसे, प्रशांत किशोर साहब से। प्रशांत किशोर मुझे बुलाते हैं किसी मीटिंग में, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या काम ये बंगाल के मुसलमानों की क्या सोच है अगले इलेक्शन को लेकर। तो मैंने कहा कि सर मैं आपको इंसाफ बेबाक अंदाज से बोलूं? तो उन्होंने जी हाँ बोलिए बेबाक। तो मैंने ये कहा कि आप कलकत्ता शहर की जो रवैया है उसको देखकर आप पूरे बंगाल पर नाफिज मत की। बंगाल के देही इलाकों में आकर बोलते हैं कि मुसलमान तो कहाँ जाएंगे हमें छोड़कर। बोल रहे हैं हम हेलो, जी, आप इसको नूरुल्लाह भाई एक बार आवाज आ रही रिपीट कर देंगे जो आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई और आपने उन्हें बताया? एक बार रिपीट कर दें। है? प्रशांत किशोर से मेरी मुलाकात हुई तकरीबन जनवरी 2020 में मुलाकात हुई, पहली मुलाकात हमारी हुई उनसे। उन्होंने इसी काम मौजूदा रुझान के बारे में मालूम कर सके। वो उसी ज़माने में 19 के बाद जुलाई और अगस्त में वो उन्होंने संभाला था, तृणमूल कांग्रेस को इलेक्शन का मोर्चा संभाला था उन्होंने। तो जब मेरी पहली मुलाकात जब उनसे हुई और मैंने उनको बताया कि मुसलमानों में शदीद नाराज़गी है अंदर में, आपको भले वोट दे रहे हैं लेकिन ये नाराज़गी डेवलप हो रही है, कभी जाकर बड़ी हो सकती है। कोई भी नाराज़गी एक दिन में फूटती नहीं है, धीरे-धीरे माहौल बनता है और फिर ये बड़ा माहौल बन जाता है। वो सारी बात सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ये मुसलमान कहाँ जाएँगे हमको छोड़। मुसलमानों की हम मजबूरी है, हमें तो 70% हिंदू वोट हासिल करने की मेहनत करनी है। जब जिस पार्टी के हिकमत अमली कार का ये सोच हो कि मुसलमान हमें छोड़कर कहाँ जाएँगे, तो सवाल ये तो ज़ाहिर बात है कि मैनिफेस्टो में भी ज़िक्र करें ना करें, क्या लेना-देना होगा? आप मेरे फेसबुक की जो बात की आपने उस पर कमेंट देख लें, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडरों का जो कमेंट आ रहा है, वही आ रहा है कि हम हमारे इस कमेंट से बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई बीजेपी तो यही चाहती है कि पूरे इलेक्शन के डिस्कोर्स से मुसलमान खारिज हो जाए और तकरीबन बीजेपी तो अपने एजेंडे में कामयाब हो गई है। जी।
अब एक आखिरी सवाल मैं जो ये करना चाह रहा हूँ कि वो ये जो पूरा 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 इलेक्शन होना है या होने वाला है, इसमें आपको ओवरऑल क्या लगता है कि किसको, मतलब अभी जो सूरत हाल है उसमें आपको क्या नजर आता है? देखिए, अभी जो जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को मजबूत दिखला रही थी, लेकिन कि हम बहुत मजबूत हैं और हमारा असर भी हुआ है। बीजेपी ने, मेरी किताब में इसका जिक्र भी है कि आरएसएस का उरूज की मैंने पूरी कहानी लिखी है कि आरएसएस कैसे बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत की है और उसको कैसे वोट में ट्रांसफॉर्म किया गया है, वो मैंने लिखा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने लेकिन बीजेपी को खुद के अंदर एतमाद की कमी है। चुनांचे अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो 294 सीट है बंगाल में, उसमें से 150 ऐसे उम्मीदवार हैं जो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस छोड़कर गए हैं। मतलब 150 लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से यहाँ गए हैं। खुद अभी कल 2 आदमी को टिकट मिला, दोनों आदमी ने कहा कि हम तो ज्वाइन ही नहीं किया था बीजेपी, हमको टिकट कैसे दे दिया गया। कलकत्ता शहर में एक बड़ा हल्का है, चौरंगी का हल्का, जहां से सिद्धार्थ शंकर राय वजीर आला होते थे। कलकत्ता शहर के कल्ब की एक सीट है, बहुत अहम सीट है। उस सीट पर जीतने वाला वजीर आला भी कई मरता हुआ है, सिद्धार्थ शंकर राय वहां से जीते हैं। अभी सुदीप बंदोपाध्याय की अहलिया मेंबर असेंबली है। उस सीट से आप ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं जो साफ साफ बोल रही है कि हम तो कभी बीजेपी ज्वाइन ही नहीं किया है, मैं तो खानदानी कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी कहाँ जा रही हूँ। इसी तरीके से बेलगछिया के हल्का है, वहां के एक तृणमूल कांग्रेस के नेता को टिकट दे दिया गया, उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी ज्वाइनिंग ही नहीं किया। तो ये बतला रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी मजबूती दिखलाई है, लेकिन बीजेपी को अपने लोग पे एतमाद नहीं है, बाहर के लोगों को ला रहे हैं। एक तो फैक्टर ये है बीजेपी का। सेकंड फैक्टर ये हुआ है कि ममता बनर्जी ने गुज़श्ता 1 साल में कुछ वापसी भी की है। जैसे राजवंशी एक दलित बिरादरी है जो बांग्लादेश से आकर इंडिया में बसी है, वो इस तरफ पुरुलिया जलपाईगुड़ी के इलाके में बसी है। 58 सीटों पे उनका असर है, 58 सीटों पे उनका असर है। अभी कल एक टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट आई कि राजवंशियों का जो नजरिया था बीजेपी के तई, वो बदल गया है। पिछले इलेक्शन में 58 सीट में सिर्फ 10 सीट पर ममता बनर्जी लीड की थी, बाकी तमाम सीट पे बीजेपी को लीड मिला था लोकसभा इलेक्शन में। इस मरतबा सियासी माहिर बता रहे हैं कि इसमें तो उल्टा होगा, मतलब 40 या 50 40 सीट पर तृणमूल कांग्रेस लीड कर जाए और 17-18 सीट पर बीजेपी लीड करे। इसी तरीके से मतवा जो बीजेपी, जो ममता बनर्जी का कोर वोटर था 2019 के इलेक्शन में, ये सब वोट चला गया था बीजेपी की तरफ। इसी वजह से नॉर्थ 24 परगना में क्या नाम है, बनगांव, बारिकपुर और नदिया में रानाघाट, ये 3 सीट जीत गई थी, बीजेपी जीती थी। इस मरतबा सीए के नाफिज नहीं होने की वजह से और ममता बनर्जी ये बताने में कामयाब हो गई है कि सीए से आने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आप तो पहले से हिंदुस्तानी शहरी हैं मतवा समाज को। तो शायद कि जब मतवा चला गया था बीजेपी की तरफ, वो अगर 30% या 40% भी अगर वापस हो जाता है ममता बनर्जी की तरफ, तो ये ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे बेल्ट को अगर छोटे छोटे बेल्ट पर तजिया किया जाए तो ममता बनर्जी की वापसी लग रही है इस वक्त तकरीबन 150-60 के दरमियान होगी। बीजेपी 110 से 12 के बीच में होगी। लेकिन सियासी माहिर ये बता रहे हैं कि अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीट जीतने में कायम हो जाती है तो 40 एमएलए इनके लिए खरीदना या तोड़ना आसान काम होगा। जी, तो शुक्रिया नूरुल्लाह साहब हमसे बात करने के लिए। दर्शकों आपका भी शुक्रिया। आप ये किताब जरूर पढ़ें अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो। उर्दू में इस किताब का नाम है बंगाल के मुसलमान। ये किताब बंगाल की सियासत के बारे में, बंगाल में मुसलमानों की जो सूरत हाल है उसके बारे में, और बंगाल में जो मुसलमानों के लीडरान हैं, जो लीडरशिप है उसकी नाअहली, उनकी नाकामी के बारे में भी है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बातें की गई हैं, और लफाजी नहीं की गई हैं बल्कि मतलब रिसर्च करके उस पर लिखा है नूरुल्लाह साहब एक लंबे वक्त से कलकत्ता में रह करके पूरे बंगाल के बारे में लिखते रहे हैं। वो यूएनआई उर्दू है, जो उर्दू की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है इंडिया में, उससे जुड़े हुए हैं। तो नूरुल्लाह साहब आपका एक बार फिर से शुक्रिया, और दर्शकों आपका भी शुक्रिया।